नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। भारत ने घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इसके संबंध में आधिकारिक घोषणा जारी कर दी है। हालांकि विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT द्वारा 13 मई को जारी अधिसूचना में कहा गया कि इस अधिसूचना की तारीख या उससे पहले जिस खेप के लिए अपरिवर्तनीय ऋण पत्र LOC जारी किए गए हैं उसके निर्यात की अनुमति होगी। जानकारी के मुताबिक DGFT ने कहा कि गेहूं की निर्यात नीति पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। एक अलग अधिसूचना में DGFT ने प्याज के बीज के लिए निर्यात शर्तों को आसान बनाने की भी घोषणा की है। DGFT ने कहा कि प्याज के बीज की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से सीमित श्रेणी के तहत रखा जाता है। पहले प्याज के बीज का निर्यात प्रतिबंधित था, जबकि निर्यात पर प्रतिबंध का कारण बताते हुए सरकार ने कहा कि देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। शिपमेंट के मामले में निर्यात की अनुमति दी जाएगी। अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर और सरकारों के अनुरोध के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी। अब मोदी सरकार ने भले ही गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन कांग्रेस और किसान नेताओं ने सरकार के इस कदम को किसान विरोधी बताया है। We have clarified again and again, it's not ban on the exports, it's a regulation of exports, right? To meet the food security requirement of other countries, even our own food security requirement, and to prevent speculative trading. So there is enough food for India? There is enough stocks, as I already told. We have enough stocks available. We have almost 600 lakh metric ton plus 657 lakh metric ton of wheat and rice available. Sir, when can we Thank expect you. the prices coming down? We can expect prices to come down very soon because all this wheat and crop is available in the market. देश में खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार होते हुए भी खाद्य सुरक्षा के नाम पर केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे 1 क्विंटल पर 200 रुपये दाम कम हो गए। इतना ही नहीं तो अभी देश में गेहूं की आवश्यकता 260 लाख टन के विरुद्ध में 1 जनवरी 2022 को 330 लाख टन गेहूं विद्यमान था। तो भी सरकार खाद्य सुरक्षा की बात कहकर किसानों को घाटे की ओर धकेल रही है। दूसरी ओर खेती में काम आने वाला डीजल, उसकी वृद्धि को किसी भी प्रकार नियंत्रित नहीं कर खेती की लागत बढ़ा रही है। यह केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का परिचायक है। दरअसल जिन कमज़ोर और पड़ोसी देशों का हवाला दिया जा रहा है वो खाते हमारी हैं और गाते चीन की हैं, लेकिन फिर भी बड़प्पन कहिए या ये कहिए कि हम उदार हैं या हमारी छवि को बड़ा करने के लिए प्रहार स्वयं अपने ऊपर। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रामपाल जाट, किसान नेता, विजेंद्र सोलंकी बीजेपी से, भरत प्रजापति कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। राष्ट्रधर्म में विजेंद्र सोलंकी जी, पता तो होगा आपको
गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और नहीं आ रही है जो सेकंड। चलिए तो फिर आपके पास आप आते हैं, आप सुनिए। रामपाल जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? रामपाल जी, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसमें एक लाइन में पढ़ता हूं तो ये उसमें लिखा हुआ है कि पड़ोसी और कमज़ोर देशों को सप्लाई जारी रहे। तो वो देश, वो पड़ोसी, वो कमज़ोर जो खाते हमारी हैं और गाते चीन की हैं, मैं ऐसे समझूं या कुछ और भी बात है? बताइए ज़रा। कोई हमारी गाय उनकी गाय, ये तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। गाने वालों को भी हम हमारी ओर से राहत दें, ये उदारता का परित्याग बताकर, और ये भी प्रहार करें हमारे देश के अन्नदाताओं पर। यह है बड़ी बात। तो और यदि दूसरे देशों को भी हमको ऑब्लाइज करना है तो उसका भार सरकार स्वयं उठाए ना। किसानों के कंधों पर वो बोझ क्यों डाले? तो किसानों के कंधों पर बोझ डालना वो भी सरकार के दायित्व का। ये और भी बुरी बात कि सरकार यदि ये उनको चाहती है किसी भी दाम में देना तो उसके लिए प्रावधान है। किसान को 2200, 2300, 2400 जो भी बाजार में ले वो दे, और यदि विदेश में देना है तो वहाँ की कीमत कम कर दे, उनके लिए कम कीमत में दे दे। तो ऑब्लाइज करने का तरीका खुद सरकार अपने संसाधनों में करे, खुद के संसाधनों से ऑब्लाइज नहीं करके उसका भार किसानों के कंधों पर डालना ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और अभी जो भारत सरकार ने विदेश अधिनियम 1992 के अनुसार जो लिखा है कारण, वो तो लिखा खाद्य सुरक्षा, और खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि हमारे पास खाद्यान्न का संकट है, जबकि ऐसी चीज नहीं है। हमारे देश में जो खाद्यान्न है वो 636 लाख टन से अधिक है सारा खाद्यान्न मिलकर। और यदि गेहूं की बात करें तो गेहूं की जो आवश्यकता है हमको पीडीएस सिस्टम में वो 260 लाख टन की है, और हमारे पास 1 जनवरी 2022 को भंडारण था 330 लाख टन, और अभी भी मई में भी वितरण के बाद में भी तो हमारे पास भंडारण है वो है 330 लाख मीट्रिक टन। तो इतना बड़ा हमारे पास भंडारण है, फिर खाद्य सुरक्षा का कहाँ से संकट आ गया? और एक बात मैंने और कही त्रिशूल साहब, कि गरीबों को खाद्यान्न सस्ता देना, इसके लिए तो हिंदुस्तान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना हुआ है। उसमें गेहूं हो या चावल हो 2 रुपए किलो के हिसाब से उनको प्राप्त करने का अधिकार है। तो किसके लिए ये उन्होंने काम किया है? ये जो प्रतिबंध लगाया निर्यात पर जी, तो ये किसके लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? ये सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही। इसलिए वो पहले स्पष्ट करे कि किस कारण से निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। केवल किसान विरोधी नीति धरती है क्या? तो जो किसान अपना गेहूं 2200, 2300 रुपए क्विंटल बेच रहा था, एक ही दिन में रात को नोटिफिकेशन आया और आज दिन में ही 1 क्विंटल पर 200 रुपए टूट गए, और ये टूटना जारी रहा तो किसान को तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। उसकी C2 लागत ये तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, वो तो प्राप्त होगी ही नहीं। तो हम तो कह रहे हैं सरकार की जो बजटीय घोषणा है उतना भी सरकार किसान को देना नहीं चाहती, उसी में कटौती कर रही है। ये किसान के ऊपर प्रहार है, किसान विरोधी नीतियों का परिचायक है। इसलिए अभी भी सरकार को चेतना चाहिए और तत्काल ये जो उन्होंने आदेश जारी किया प्रतिबंध लगाने का, इसको विड्रॉ करना चाहिए। त्रिशूल ठीक है। विजेंद्र सोलंकी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, थोड़ी कम तो आ रही है लेकिन चंद्रशेखर जी आ रही है। हाँ। विजेंद्र सोलंकी जी, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध की बात की जा रही है और खाद्य संकट का सहारा लिया जा रहा है, और उन पड़ोसी और कमज़ोर देशों को खिलाया जा रहा है जो खाते हमारी हैं और गाते चीन की हैं, और उसके लिए प्रहार किसके गले पर हो रहा है? हमारे किसान के गले पर,
हमारे अन्नदाता के पेट पर। क्या लगता है आपको कि ये सरकार का सही फैसला है? देखिए चंद्रशेखर जी, हाँ। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने इस मौका विषय बड़ा अच्छा है। मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि जो केंद्र सरकार का निर्णय है, इस वक्त विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा युद्धग्रस्त है और घर का मुखिया बहुत विचार विमर्श के बाद, उपयुक्त लोगों से सलाह मशवरे के बाद, संबंधित लोगों से सलाह मशवरे के बाद निर्णय लेता है। 8 वर्ष में लिए गए निर्णय इस सरकार के किसान के हित में, मजदूर के हित में, गरीब के हित में कहाँ है सर, इन सब बताइए के ना। हित आप में गरीब कारगर मजदूर को साबित छोड़िए, किए हैं। आप किसान की बात कीजिए विजेंद्र जी। आज फैसला किसान के हक में नहीं है। खाद्यान्न, चंद्रशेखर जी, खाद्यान्न का विषय वो किसान मजदूर तो छोड़िए, आप पर हम पे बगैर रोटी के पेट का काम चलने वाला नहीं है, पेट भरने वाला नहीं है। ये विषय ऐसा है कि इससे प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई छोटा है बड़ा है, चाहे इस देश का राष्ट्रपति है अथवा मजदूर, सब लोग इस विषय से संबंधित, इसलिए मैंने इस प्रकार का जिक्र किया। मैं ये कह रहा हूँ तो आपसे विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, लोग समझ लें, विजेंद्र जी समझ रहे, बाकी लोग समझ रहे हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये निर्णय सही है या गलत है, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। उपयुक्त है, सटीक है और 80% खेती किसानी करने वाला छोटा किसान वो बहुत ही प्रसन्न है। किस बात से? और किस बात से? किस किस बात से प्रसन्न है सर? अरे सर किस बात से प्रसन्न है? आप समझ नहीं रहे, आप समझा भी नहीं रहे, समझ भी नहीं रहे। किस बात से प्रसन्न है? 200 रुपए घट गए क्विंटल पे, 200 रुपए घट गए, इससे प्रसन्न है? देश में इस प्रकार की बातें करके लोगों को भड़काने का काम हाँ, ये राष्ट्रद्रोह है ना। जब आपसे सवाल पूछो तो राष्ट्रद्रोह है और लोगों को भड़काने का काम है, और आपकी हाँ में हाँ करते रहो। लिया गया, क्या वो सम्मान निधि का मामला हो, किसान बेहद कहाँ सम्मान निधि की बात कर रहे हैं? मैं आपसे गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ बात कर रहे हैं? आप कहाँ बात कर रहे हैं? विमर्श के बाद लगाई होगी, ऐसा जनमानस महसूस करता है इस देश। नहीं, बिल्कुल नहीं करता, कतई नहीं करता, कतई नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, एक शैली बन गई है, बिल्कुल नहीं करता। और कुछ जनमानस को कुछ पता नहीं है, कुछ बड़े भरकम किसानों से संबंधित लोगों की, तो उनको हर विषय पे उल्टा बोलना है। एक विषय भी ऐसा नहीं 8 वर्ष में आया कि जिस पे इन्होंने सीधा बोला। आप देखिए, सुनिए, अब सुनिए, हम गेहूं के निर्यात पे बात कर रहे हैं, आप भाजपा के और सरकार के महिमा मंडन में लग गए। देखिए सुनिए विजेंद्र जी, सरकार का और भाजपा का महिमा मंडन मत कीजिए, ये अपने आप सब चल रहा है आपका काम। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, सीधा सा बड़ा छोटा सा मुझे जवाब दीजिएगा अब, कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध की क्या आवश्यकता इस समय आ गई थी? कहाँ खाद्यान्न संकट है, बताइए जरा। गेहूं के निर्यात पर रोक, देश, मैंने जैसा अभी बताया आपको कि देश के बहुत सारे हिस्से युद्धग्रस्त है। घर का मुखिया कहाँ, देश के कौन से हिस्से? देश के कौन से हिस्से युद्धग्रस्त है? बगैर बिताया जा सकता है, बीत सकती है, लेकिन देश के कौन से हिस्से युद्धग्रस्त हैं? मुश्किल है। अरे सर, देश के कौन से हिस्से युद्धग्रस्त हैं? आप बता नहीं रहे, देश के कौन से हिस्से युद्धग्रस्त हैं? साबित होगा और उचित समय पर लिया गया निर्णय। आप वही राग अलाप रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कौन सा देश का हिस्सा युद्धग्रस्त है, जरा बताइए मुझे, और मैं आपसे जवाब दूंगा। पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विजेंद्र सोलंकी जी, मेरा सवाल आपसे, बहुत मुझे संक्षिप्त जवाब दीजिए। देखिए अब आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, सुना कीजिए, आप पहले सवाल तो सुन लीजिए। आप बोले जा रहे हैं, सवाल सुन नहीं रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। यहाँ प्रचार कर रहे हैं क्या? हम यहाँ भाजपा का प्रचार करने बैठे हैं क्या? क्या आ रहा है, क्या जा रहा है भाई भगवान? आप सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए पहले, मेरी बात सुन लीजिए और मुझे जवाब दे दीजिए, छोटा सा जवाब दे दीजिए
कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध को सही मानते हैं आप? सिर्फ मुझे छोटा जवाब दे दीजिए, बड़ा लंबा मत बताइए कहाँ पर क्या क्या चल रहा है, सब योजना मुझे पता है। बिल्कुल सही मानते हैं, देश का चलिए 80% ठीक है। किसान इसे सही नहीं मानते नहीं, हैं। कोई सही नहीं मानता। आपने कैसे सर्वे कर लिया 80% किसान मानता है सही? आपने कैसे सर्वे देखिए, कर अब लिया आप ये? पढ़े, अब ये चीज घोषित हुई है, परिणाम आपको एक दूसरे में आने शुरू हो जाएंगे। चलिए ठीक है, किसान मैं आऊंगा आपके खुद है, पास, सरकार मैं आऊंगा आपके खुद में पास, है। मैं आऊंगा आपके पास। भारत प्रजापति जी, कैसे देखते हैं गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है सरकार ने, और ऐसे में गेहूं का मूल्य टूट गया है और किसान का सीधा कहीं गले पर और कहीं पेट पर किसान के उसका असर पड़ रहा है। क्या किसान को देश में खुश रहने का हक नहीं है, या सारी जिम्मेदारियां उसी को निभानी है? हाँ, चंद्रशेखर जी नमस्कार, और हमारे पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अभी वीरेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी जी को मैं सुन रहा था, तो शायद वो भूल गए कि अभी जर्मनी में हमारे प्रधानमंत्री गए थे, तो कौन सी बड़ी बड़ी बातें करके आए थे और अपनी सहानुभूति वहां पर लुटा कर आए थे। उन्होंने वहां पर किया ऐसा कहकर आए कि हम पूरे विश्व को जितना हो सकेगा अन्न का पूरा पुरवठा हम पूरा करेंगे। ये प्रधानमंत्री के बोल थे। ये वही प्रधानमंत्री है जो हमारे देश में रहकर 15 लाख की बात किया करते थे। अब विदेश में जाकर अब एक छोटा युद्ध जो रशिया और यूक्रेन में चल रहा है, जो यूक्रेन कुछ गेहूं उगाता था, कुछ रशिया उगाता है, तो कहीं ना कहीं यूरोप कंट्री में उसकी खपत मेरे ख्याल से अभी कम हो गई है, वहां से जाना बंद हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही लुटाने के लिए वहां पर जाकर इस तरह का बयान दे के आए, और आज उन्होंने इस तरह का एक नोटिफिकेशन निकाल दिया वाणिज्य कॉमर्स मंत्रालय से, वाणिज्य मंत्रालय से, कि हम इस पे रोक लगा देंगे। तो आप देखिए कितनी किरकिरी हो गई हमारे प्रधानमंत्री की, जो बताते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत बड़े शेर हैं, जा जाकर विदेश में भारत का डंका पीटते हैं। तो आज विदेश में भी अपने भारत का साख जो एक बनाया हुआ था, उसको भी कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से हो रही है। जो रुपये के बारे में बात करते थे, आज वो उस चीज के बारे में भी बात नहीं करेंगे कि केंद्र सरकार की रुपये के साथ में कंपटीशन चल रही है कि कौन सबसे ज्यादा गिरेगा। तो आज देख रहे हैं हम, और वीरेंद्र प्रताप सिंह जी भी देख रहे हैं कि केंद्र सरकार इतनी गिर चुकी है, रुपया 77-78 रुपए तक पहुंच चुका है डॉलर के मुकाबले में। तो ये चीजें है। और रही बात दूसरी है, गेहूं निर्यात न करने का कारण एक ही रहा, इनको कुछ उद्योगपति हैं जो, देखिए सरकार अभी भी इनका एजेंडा वही है कि 4-5 लोगों के हाथ में, अपने विश्वासु भरोसेमंद लोगों के हाथ में बहुत सारे डिपार्टमेंट देकर हम लोग हमारी राजनीति सीखते रहे। वही एजेंडे पे ये काम कर रही है। और रामपाल जी ने सही कहा, इतना 3 लाख मैट्रिक टन का भंडारा है, ये सब है, फिर भी आज 40 रुपए किलो, तो 42 रुपए किलो आटा बिक रहा है। मुंबई जैसे शहर में 49 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, और ये चीज दिखाना चाहती है कि हम बाहर नहीं भेज पा रहे युद्ध की वजह से, और वहां विदेश में, यूरोप में इतना सारा युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो कहीं ना कहीं हम नहीं भेज पा रहे अपने लोगों के लिए। तो आपसे भी हम कम पैसे में लेंगे। जो 2015 रुपया इनका क्विंटल एमएसपी के साथ में, शायद मेरे ख्याल से जानकारी थी मुझे, तो उस डिसाइड किया था, उस पे भी दाम नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं आज 200-300 रुपए और कम कर दिए गए। ऐसे ही करते 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 सरकार किसानों को उस तरह से रुलाना चाहती है कि इनके गेहूं सड़ते रहे और आके हमें बोल दे कि भाई आप जो भी दाम पे लोगे हम लेने को तैयार हैं। वो नीति अपनाना चाह रही है। और जिस हिसाब से 3 कानून इन्होंने, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश चुनाव के टाइम पर वापस, छोड़िए सर उनको, वापस ले लिए थे। अरे सर उनको छोड़िए आप। देखिए हम मुद्दे की बात करें। रामपाल जाट जी, नहीं, मैं बिल्कुल, सुनिए, मैं समझ गया अपन क्यों व्यर्थ पे। मैं रामपाल जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, रामपाल जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? रामपाल जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि दरअसल ऐसा तो नहीं है कि आप ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं इस बात को कि चीनी में बड़े कारोबारी मिले हुए हैं, तो चीनी 120 देशों में निर्यात हो रही है, और गेहूं शायद उतना बड़ा संगठित नहीं है किसान कहीं पे, तो शायद इसलिए गेहूं पर 50 तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। और ये गेहूं पर ही क्यों लगाया गया प्रतिबंध? और जिस तरह से कहीं मूल्य गिरा है, तो क्या ये बाजार, कहीं खाद्यान्न का बाजार है, उसको प्रभावित करने का कदम नहीं है? चंद्रशेखर जी, ये जो आपने बात कही, चीनी का निर्यात चालू है, तो चीनी की जो लॉबिंग है वो बड़े पॉलिटिकल लीडर के हाथ में है। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे।
इसलिए चाहे वर्तमान सरकार के केंद्रीय मंत्री हो, चाहे पहले की सरकार के केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री हो, सब तीन लोगों से संबंधित है। इससे उनके हितों को वो सदा सुरक्षित रखते हैं, उनके हित विपरीत रूप से प्रभाव नहीं होने देते। और ये जो खाद्यान्न है जिसमें जो गेहूं, इसका जो उत्पादक है वो संगठित भी नहीं है और वहाँ उतनी तीखी प्रक्रिया भी देने की स्थिति वो नहीं है। ये देखते हैं कि वहाँ से कोई प्रक्रिया है, इसलिए सबसे सस्ता कौन, तो सबसे अच्छा पेड़ लगता है पीपल का, जिसमें कोई भी कट जाए। अभी किसान कांटेदार पेड़ नहीं है, जैसे कांटेदार पेड़ हो जाएगा, बबूल का पेड़ हो जाएगा, या फिर उस दिन का रेत का पेड़ हो जाएगा, उस दिन कोई आसानी से किसान को नहीं चलेगा। लेकिन अभी गेहूं उत्पादक किसान ये संगठित भी नहीं और संगठित नहीं होने के साथ वहाँ की प्रतिक्रिया देने की स्थिति वो नहीं, इस कारण से ये प्रहार होता है किसानों पर। और अभी जो हमारे मित्र कह रहे थे कि भाई हम विदेशों का भला करने के लिए कर रहे हैं और कुछ यहाँ की ड्यूटी बढ़ जाती है, तो ये सही बात है कि ड्यूटी मानो ना, लेकिन उसका भार भी खुद ही उठाओ। ड्यूटी आपकी, भार किसानों के कंधे पर, पेड़ किसान का काटेंगे, तलवार किसान के गले पर चलेगी और भार हमारे ऊपर होगा और फिर कहेंगे हमारा पवित्र दायित्व है। आपका पवित्र दायित्व था, कृपया आप इसका बोझ भी उठाओ ना। किसानों से 25 रुपए खरीदो, सीटू दो किसानों को लागत, और उसके बाद में आप दुनिया पे 1000 कुंटल बेचो, कम पे 1000 ही लेंगे तो आप दुनिया से। तो इनका भला करना करो ना भला, तो भला खुद की जेब से करो, दूसरे की जेब पर डाका डाल के नहीं। आज किसान को जो गेहूं का दाम मिल रहा था 22 से 23 से मिल रहा था, यद्यपि सीटू लागत से कम है तो भी कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य से तो ज्यादा मिल रहा था। अब तो उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे जाने की स्थिति कर दी। आज गेहूं की जो कीमत है एक दिन में 200 रुपए कर गई और कल परसों फिर करेगी और ऐसी गिरती रही, तो किसान को तो उसका न्यूनतम समर्थन मिल पाएगा जिसको सरकार गारंटेड मूल्य कहती है। तो जिससे आपने गारंटी दी है उस किसान को तो आप मारोगे, उसका तो गला दबाओगे और फिर कहोगे हम तो दुनिया का भला कर रहे हैं। अरे भाई दुनिया का भला करो, मना किसने की अपने। रामपाल जी एक वो खाटी एक कहावत है कि घर का पूत कमारा और पड़ोसी के फेरे। हाँ, घर का पूत कमारा डोले और पड़ोसी का फेरा, ये सही कहावत है। और तो एक बात और कहता हूँ मैं चंद्रशेखर त्रिशूल जी, ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये खंडर भी चला रहे हैं और खंडर में खून का धब्बे भी नहीं लगने देते। इसलिए क्या देखा बहुत अच्छे ढंग से, उन्होंने कहा कि भाई तू कत्ल कर रहा है कि करामात कर रहा है, चमत्कार कर रहा है कि कत्ल कर रहा है, सच्ची करता है और खंडर पर खून का धब्बा भी नहीं लगने देता। ऐसी होशियारी दिखाना इसको आदमी चतुरता नहीं मानेगा, ये तो कमजोर वर्ग को दबाने के लिए एक षड्यंत्र है। और अभी चुनाव आने वाले चंद्रशेखर जी, कई 5 प्रदेशों में चुनाव आ रहे हैं 2023 में, और चुनाव में जो पैसा खर्च होगा मुझे लगता है कि उसकी तैयारी तो नहीं है। तो भाई चलो अब इसका पैसा बड़े निर्याता को चलेंगे, हमने कह दिया जो गरीब देश मांग करेगा खाद्य सुरक्षा के लिए हम उसको गेहूं भेजेंगे, लेकिन वो जो गेहूं का निर्यात होगा वो केंद्र सरकार की अनुमति से होगा। तो आप बीच में आगे पहले तो अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। रामपाल जी एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, रामपाल जी एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि दरअसल ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही मूल्य टूटा ऐसे ही अगर ये आदेश रद्द हो जाए तो पता चले तो नुकसान तो किसान को हो गया। हाँ, ये सही बात है, नुकसान तो किसान को हो गया, लेकिन किसान को नुकसान होने के लिए काम नहीं होता रहे। काम जो करना चाहिए किसान के लाभ के लिए करना चाहिए। और इसके खुद की नीचे में देखते हैं किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी तो खेती की है, किसान की है, फिर भी उसकी बढ़ाई भी कर रहे हैं, उसको मार भी रहे हैं। तो ये बोलते क्या है, करते क्या है, तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वो कहावत चरितार्थ हो रही है इस निर्णय। ठीक है,
विजेंद्र सोलंकी जी, सवाल अच्छी तरह सुन लीजिए और उसी सवाल का जवाब दीजिएगा। मुझे बहुत सारी योजनाएं पता हैं, उनके बारे में न बताइएगा। सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या चीनी में पॉलिटिकल लॉबी सम्मिलित है? तो चीनी के निर्यात पर कोई किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है और कोई वहाँ पर रोक टोक नहीं है और 100 से ज़्यादा देशों में चीनी जा रही है। लेकिन गेहूं में ऑर्गेनाइज्ड लॉबी नहीं है, पॉलिटिकल लॉबी नहीं है, किसान ही किसान है। तो फिर आपको लग रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित है और बेचारा है, तो इस पर प्रहार कर दें। मैं आपसे जवाब लूँगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विजेंद्र सिंह सोलंकी जी, मेरा सवाल आपसे एक बार फिर मैं आपको सवाल दोहरा देता हूं कि क्या चीनी में पॉलिटिकल लॉबी सम्मिलित है? तो चीनी पर कोई रोक नहीं है, लेकिन गेहूं में असंगठित किसान है तो उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध हैं। और मुझे सवाल से जुड़ा ही जवाब आप दीजिएगा। देखिए चंद्रशेखर जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि पहले तो जो विपक्ष है इस देश का आज की स्थिति में, मैं नहीं समझ पा रहा कि इनके पास खुशहाली और बदहाली जो किसान की है, क्या पैमाना है, क्या स्केल है इनके पास में कि ये मैंने जैसा कहा था कि हर बात में, हर निर्णय में विरोध करना, एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ा है। एक बात। दूसरी बात, जहाँ चीनी गन्ना के किसानों का मामला है और गेहूं के किसानों का मामला है, ऐसी कोई भिन्नता या ऐसा कोई विषय न तो किसानों के बीच में है। ये विपक्षी या जो अनन्य नेता है उनके मन की मैं सुन लीजिए पहले आप सुन लीजिए। इस प्रकार का विजेंद्र जी, गेहूं का किसान संगठित विजेंद्र जी, और सोचेगी, विजेंद्र जी, गन्ना का किसान यूनाइट है, विजेंद्र जी, और सोचेगी। विजेंद्र जी, ऐसा भ्रम किसानों के बीच में नहीं है। विजेंद्र जी, ये नेताओं की मनगढ़ंत बातें हैं। विजेंद्र जी, किसान की खुशहाली और बदहाली का पैमाना इन पे क्या है, मैं समझ ही नहीं पाया। विजेंद्र जी, यानी किसान विजेंद्र जी 65 साल तक बदहाल रहा है। किसान ने अब कांग्रेस के समय में ना, अभी 8 साल से किसान तरक्की कर गया है। घर में क्या खुशहाली है किसान में, क्या माहौल है, मुझे लगता है या तो रूरल में जाने का मौका इन लोगों को नहीं मिलता है। भाई मैं तो रूरल में जाता हूँ। देखिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात कह के अपनी बात को प्रमाण देना चाहूंगा, प्रमाणित करना चाहूंगा चंद्रशेखर जी, कि गांव में जाइए आप, ऐसा समझिए कि मजदूर और एक जो स्केल है उसके अंदर आने वाले बहुतायत में अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम इस हिंदुस्तान का, उनके घर में जाइए तो सही। आप इन सरकारों ने क्या किया है, वर्तमान सरकारों ने, उनके जो स्टोर करने के बर्तन होते थे, कोठला बोलते थे, भर गए, सब भर गए, सब भर गए, कुछ बोलते थे। आज कटाई से, गेहूं की कटाई से, गेहूं की कहाई से पहले ये मेरे साथ किसी भी गांव में चले पहले भरे, सब भरे हुए हैं। कोई जरूरत किसी को नहीं है, सारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो चुकी है और विकसित देशों की श्रेणी में हम प्रथम स्थान पर खड़े। यही कहना चाह रहे हैं। भोजन की व्यवस्था देश से आजादी करिए आप बीजेपी का प्रचार करिए, आप प्रचार कर लीजिए प्रचार हो गया, प्रचार हो गया सर प्रचार हो गया सर, प्रचार हो गया बीजेपी का, हो गया प्रचार सर, हो गया। मैं आपको बता दूं विजेंद्र सिंह सोलंकी जी, रामलाल जाट जी, थोड़ा आपको बुरा लगेगा लेकिन बुरा मत मानिएगा, मानते तो आपकी मर्जी। ये जो रामपाल जाट बैठे हैं ना, ये उसी यूनिवर्सिटी से निकल के आए हैं, समझ रहे हैं ना आप बात को, ठीक है? और मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन सुनिए आप सुन लीजिए। रामपाल जाट जी, आप बता दीजिए कि क्यों इतना विरोध क्यों करना पड़ रहा है आपको? आप भी तो वहीं से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? अपना परिचय बता दीजिए। थोड़ा आपको बुरा लगेगा, आप नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन आपका प्रारंभिक जीवन राजनीति में कहाँ से शुरू हुआ है और क्यों विरोध करना पड़ा है आपको, और क्यों यहाँ खड़े हैं अकेले? और किसी कांग्रेस में है क्या आप, किसी विपक्ष में है क्या, सिर्फ नीतियों के कारण? मैं तो मुझे बुरा लगा, सत्य तथ्य में कोई बुरी की बात नहीं। ये सही बात है कि मैं आरंभ से ही भाजपा का समर्थक रहा, भाजपा को वोट देने वाला रहा। इतना ही नहीं तो भाजपा के जो
केंद्र की समिति थी किसान मोर्चे की, मूल्य निर्धारण कृषि मूल्य नीति, उसका जो ग्रुप था उसका चेयरमैन रहा। और राजस्थान में भाजपा का मैं महामंत्री भी रहा हूँ, लगातार भाजपा ने काम किया। लेकिन जब दोनों जगह सरकार बन गई, राज्य में केंद्र में, और उसके बाद में जब भूमि अधिग्रहण का मामला आया, वहां से हमारा विरोध शुरू हुआ। और इस राज्य में मैं फिर जेल भी रहा लगाता, 8 दिन तक जेल रहा। इसलिए ये मैं नीति के लिए कर रहा हूँ। और न्याय बुद्धि से मेरे साथ में कोई भी होगा, कोई भी विचार करेगा, तो यदि सही बात बोलना चाहेगा तो सही यही है, किसान के साथ अन्याय निरंतर चल रहा है। और हम किसी व्यक्ति का नहीं, हम नीतियों का विरोध करते हैं। और आज भी चाहे अकेला ही मैं सही अकेला रहूंगा तो भी किसान के हित की बात ये चालू रहेगी। इसलिए मैंने सदा से कहा, मैं राजनीति में किसानों का राजदूत हूँ, तो किसानों के राजदूत के रूप में काम करता हूँ। जहाँ किसान के हित की बात होगी, वहाँ कोई भी दल होगी, किसी की भी सरकार होगी, मैं निश्चित रूप से नीतियों के ऊपर सही बात कहना चाहूंगा। और ये जो सही कहने के कारण से मुझे कहीं भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यूनिवर्सिटी वही थी, आपने सही शब्द उपयोग किया। उसी यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की और उसी यूनिवर्सिटी से मैं यहाँ तक पहुँचा। लेकिन किसान हितों मुझे को बोलना कभी पड़ा। ध्यान में रखने की बात नहीं सोची। विजेंद्र जी आगे समझ नहीं सोचें। पा रहे थे रामपाल जी, बुरा न मानिएगा, इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि आप कहाँ से आए हैं, मुझे बताना पड़ा और आपसे पूछना पड़ा। भरत प्रजापति जी, कांग्रेस पूरी तरह कमजोर और बिल्कुल विपक्ष के रूप में, कहीं कोई बयान आपका गेहूं के निर्यात पर इस तरह का नहीं है कि आपने बड़ा विरोध किया हो। एक कहीं सोशल मीडिया पर आपने विरोध कर दिया होगा, लेकिन कहीं सड़कों पर नहीं है, आप किसान के साथ नहीं खड़े हैं। ये आपका बहुत एक कठोर सच है। नहीं चंद्रशेखर और जी, आप ऐसा नहीं ऐसा नहीं और है। आप आरोप खूब लगा लीजिए भाजपा पर, लेकिन आप किसान के साथ नहीं खड़े। नहीं ऐसा नहीं है। हमने जो हमारी सरकारों ने किसानों के साथ में न्याय किया है, ये कर ही नहीं सकते हैं। और ये कहना भी गलत है कि हम किसानों के साथ नहीं खड़े हैं। हम आज भी किसानों के साथ हैं, पहले भी थे और रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का पहले से ही दे रहा है कि किसानों का साथ था, इसीलिए देश का विकास था। तो देखिए, ये एक किसान विरोधी सरकार है। और आज जिस हिसाब से कह रहे हैं त्रिशूल जी कि आप सड़कों पे नहीं दिख रहे, हमारे कितने कार्यकर्ता, कितने हमारे यूथ कांग्रेस के आंदोलन हो रहे हैं, कोई मीडिया इसे दिखा नहीं पा रहा, इतने जोर शोर से आंदोलन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक है, दबाया जा रहा है, मीडिया का तंत्र इनके पास कुछ रखा हुआ है, तो कुछ तरह से दबाया जा रहा है। देश के अंदर इस तरह की ताकतें हावी हो गई है, जिस हिसाब से रामपाल जी बता रहे थे। तो देखिए, वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे करके वो यूनिवर्सिटी छोड़ के आ गए। और वीरेंद्र प्रताप सिंह आपकी बात भी सुनने के लिए राजी नहीं थे। वीरेंद्र प्रताप सिंह से मैं कहूंगा कि मोदी जी ने जर्मनी में बयान दिया था, तो आज भारत की किरकिरी क्यों करवा के आए, भारत का नाम क्यों डुबो के आए? जब जर्मनी में जाके आप बोलते हो कि भाई विश्व को भारत बैठकर खाना खिलाएगा, बैठकर अनाज देगा, तो आज क्यों बंद किया? वीरेंद्र प्रताप सिंह जवाब देवे। 15 लाख जैसी हालत हो गई। चलो, ये तो अपने देश में ही आपने अपना नाम खराब करके रखा है। झूठ बोलने में आज अगर हम देखें तो घर के अंदर किसी को पूछ लेते हैं कि बेटा सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले आदमी का नाम बताओ, तो बच्चा भी बोल देता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी काका। तो ये आज के हालात है। तो ये वीरेंद्र प्रताप सिंह जी को सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जिस वर्ल्ड में जाते हैं, यहाँ से ढोल बाजा बारात लेके जाते हैं। अरे हमारी आदत टिप्पणी नहीं आपको करनी चाहिए प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन नहीं मर्यादित ही है। नहीं, मैंने कोई गलत नहीं कहा है। मैंने कोई गलत चीज नहीं कही है। आप अपनी तरफ भी देखिए कि आप कितने मजबूत हैं, कितने सशक्त हैं, कितने सम्मान नहीं किया। प्रधानमंत्री के पद का सम्मान है, उनका भी सम्मान है। इनकी नीतियों का हमारा विरोध है, प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है। जो प्रधानमंत्री की नीतियां थी उसका विरोध है। अगर ये वीरेंद्र प्रताप सिंह जी इतना 8 साल से काम गिना रहे थे। जवाब ले रहा हूँ। भरत प्रजापति और रामपाल जाट जी जो कह रहे हैं, जो सुना होगा आपने, उसका मुझे सिलसिलेवार जवाब दे दीजिए विजेंद्र जी। हेलो, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हाँ चंद्रशेखर जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे साथी लोग रामपाल जी का कैरियर के बारे में जाना, वैसे मुझे थोड़ी जानकारी थी क्योंकि मैंने भी 14 वर्ष किसान मोर्चे में कंटिन्यू नेशनल टीम में किया, उत्तराखंड का प्रभारी रहा, जम्मू कश्मीर का रहा।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, अरे भाई नरेंद्र मोदी नहीं, वहां भारत बोलता है। और भारत की बहुतायत आबादी, बहुतायत जनसंख्या, 75-80% से अधिक जनसंख्या ने भारी बहुमत से इस सरकार को और मोदी जी को चुना है। तो चाहे वो जर्मनी में बोले या कहीं और, वहां भारत बोलता है, नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलते। वो उनकी विद्वता, पूरा विश्व इस बात को लोहा मान गया है, उनकी विद्वता के बारे में, उनके निर्णयों के बारे में, उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में, जो देश के प्रति, देश के विकास के लिए, देश की भलाई के लिए उन्होंने अब तक की है। ठीक है। तो जर्मनी में जो बोला उस वक्त उसकी आवश्यकता रही होगी, और आज जो भी निर्णय लिया है राजग सरकार ने, एनडीए सरकार ने, आज उसकी आवश्यकता रही होगी। ये तो घर के मुखिया, घर की मुख्य टीम को फैसले करने होते हैं कि किस वक्त क्या उचित और क्या अनुचित है। अब रहा सवाल कि अभी जो मानवर कुछ और थोड़ी ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया, अरे भाई कांग्रेस को बाल काल से ये XYZ उल्टी सीधी बातों का पाठ जिस प्रकार से एक मदरसे में मुस्लिम बच्चों को आपने बार बार, अरे सर रहने दीजिए। देखिए ये हिंदू मुसलमान मत कीजिए विजेंद्र जी, ये हिंदू मुसलमान मत कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, ये मत कीजिए विजेंद्र जी, ये मत कीजिए हिंदू मुसलमान। आप, हम गेहूं की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान मत कीजिए, गेहूं की बात कर रहे हैं। नहीं, जब भाई देखिए साथी लोग अन्य विषयों पे बोलेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं लाएंगे तो मुझे उस बारे में बिल्कुल नहीं, कोई नहीं लाया, हिंदू मुसलमान कोई नहीं लाया, कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार, आज की सरकार किसानों के ही वास्तव में हित में काम कर रही है। ये जो 3 कानून वापसी का बीच में जिक्र आया था, वो भी बहुत अच्छे कानून थे। देश का 80% छोटा किसान उनको चाहता है आज भी, लेकिन चंद लोगों ने ऐसी स्थिति पैदा की। और दूसरी बात ये, मैं उन चंद लोगों को आप समझा नहीं पाए के बारे में ये विषय नहीं रख रहा हूं, आप समझा नहीं पाए, और उन्हीं चंद लोगों के कारण आपको नेताओं का मामला, किसानों की नुमाइंदगी का मामला है, जैसा रामपाल जी कह रहे थे। तो मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब पहला वाला भारत नहीं रहा है। भारत का युवा समझता है कि जैसे श्रमजीवी, वो जीवी, ये जीवी, उस प्रकार से अब बहुतायत में लोग, हजारों की तादाद में है कि जो आंदोलन जीवी हो गए, जिन्हें लाइक एन योगेंद्र जी और XYZ के जो आंदोलन जीवी हो गए, उन्हें हर वक्त आंदोलन की पड़ी रहती है कि कहाँ मौका मिले और हम कोई बात रखें, कोई विषय छेड़े, देश में कोई अजीब सी स्थिति परिस्थिति पैदा करे। ऐसी मानसिकता के हजार लोग आज इस देश में मौजूद हैं। बल्कि मैं तो आज एक विषय गेहूं का है, विषय निर्यात को रोकने का है, लगे हाथ में ये भी जोड़ दूं अपनी एक लाइन केवल कि भाई भारत को विश्व के बेकार और जो दुश्मन कंट्रीज हैं, जो अहित चाहने वाली कंट्रीज है, उनसे पहले जो देश में विनाशक तत्व है, जो देश की विपरीत दिशा में चलते हैं, जो देश को जरा से लालच में धरातल में ले जाने का पल भर समय नहीं गंवाते, भाई ऐसे लोगों का इलाज पहले बहुत जरूरी है ना। देश की जनता तो ये चाहती है, मैं तो दिन रात यही बहुमत है, कि पहले करिए ना, कैसे, अरे सर करिए ना, अरे आप करिए राजद्रोह के कानून, देश की मंशा का ध्यान आयात निर्यात पर नहीं है, देश के किसान का ध्यान वहां नहीं है। बिल्कुल विजेंद्र जी, ये अनर्गल बातें करके विजेंद्र जी गुमराह करने का, जनता को गुमराह करने का प्रयास बार बार करते हैं, कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि सबको मिलजुल के पहले विजेंद्र जी सुन लीजिए भाई, जैसा आपने अभी बातचीत, अरे विजेंद्र जी सुन लीजिए, खाते यहाँ है और गाते कहीं और। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए विजेंद्र जी, 322 लोग 2016 से 20 के बीच में राजद्रोह के मुकदमे लगाए गए, और मात्र 12 लोग उसमें ये पाए गए कि ये लोग उसमें दोषी हैं, मात्र 12 लोग 322 में से। और सुप्रीम कोर्ट आपसे खूब पूछ चुका है कि राजद्रोह कानून का क्या करना है, ठीक है ना, आप लगाइए, आप करिए इलाज। रामपाल जाट जी ये जो कह रहे हैं विजेंद्र सोलंकी जी, इनकी एक बात से आप इत्तेफाक रखते होंगे, इन्होंने कहा मैं भी किसान मोर्चे में 11 साल रहा, तो ये आज जो बात कर रहे हैं वो आपके कुछ समझ में आई है तो ज़रा मुझे समझाइए, क्या जो बात कह रहे हैं ये शायद हो सकता है मुझे समझ में नहीं आ रही हो, तो आप समझा दीजिए, क्योंकि आपके तो पुराने साथी रहे हैं और आप समझते होंगे अच्छी तरह, आप भी वहीं से निकले हैं,
तो ये जो कहना चाह रहे हैं वो जरा समझा दीजिए पूरे देश को और हमें। चंद्रशेखर त्रिशूल साहब, अभी हमारे मित्र सोलंकी जी जिस की ओर से बोल रहे हैं वो दल की ओर से बोल रहे हैं, पार्टी की ओर से बोल रहे हैं, पार्टी की सरकार की ओर से बोल रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा कि जब पार्टी में न्याय बुद्धि कमजोर हो जाती है तो पार्टी मजबूत नहीं होती, पार्टी भी कमजोर होती है। इसलिए हम सबको, कोई किसी भी दल का हो, अपनी दल के प्रति निष्ठा रखे, लेकिन न्याय बुद्धि को नहीं छोड़े, न्याय बुद्धि के आधार पर बात कहे। और हमने कही हुई है, ये हमारी जो सरकार है, चाहे कांग्रेस की रही या बीजेपी की रही, सबने एक ही बात कही है, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, अर्थव्यवस्था की धुरी है। तो अर्थव्यवस्था की धुरी और रीढ़, इसको क्यों कमजोर कर रहे हो भाई? यदि रीढ़ कमजोर होगी तो शरीर काम नहीं कर पाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, पैरालिटिक हो जाएगा। इसलिए आप रीढ़ की चिंता करो, धुरी की चिंता करो, और अपनी पार्टी में जिसमें भी उसको कहो कि ये जो कदम है ये हमारे हित में नहीं है, इसलिए इस कदम को नहीं उठाए तो ठीक है। और यदि हम किसानों की चिंता करेंगे, किसानों की भलाई का काम करेंगे, तो ये देश जितना जल्दी खुशहाल हो सकता है उससे जल्दी किसी से नहीं हो सकता। तो कृषि सेक्टर भी ऐसा है जिसके कारण सर्वाधिक लोगों को रोजगार मिलता है, जिसके कारण लोगों को भर पेट खाने को मिलता है। तो उसको हम यदि उपेक्षा करेंगे, उसकी यदि हम न्याय बुद्धि से विचार नहीं करेंगे, तो मैं सोचता हूँ जो भाजपा की नीतियां 1951 से लेकर आज तक के जो घोषणा पत्र है, चुनावी घोषणा पत्र है, नीति पत्र है, उनके अनुकूल ये बात अभी नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो भाजपा में काम करते हैं उनको 1951 से लेकर अब तक के नीति पत्र, उनके घोषणा पत्र को पढ़ने चाहिए। और उनको पढ़ेंगे तो कोई भी भाजपा में काम करने वाला कार्यकर्ता फिर ये बात नहीं बोल सकता कि हमेशा सरकार पर रहना सही होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्होंने यही कहा है। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन ये भी है, मैं आपसे जवाब लूंगा। वोट बराबर मिल रहा है और लगातार भाजपा जीत रही है, मैं जवाब आपसे लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रामपाल जाट जी, अगर भाजपा इतनी जन विरोधी है तो वोट कैसे मिल रहा है, कैसे भाजपा लगातार जीत रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से चंद्रशेखर त्रिशूल, ये सवाल अपनी जगह पर सही है। और मैं कहना चाहूंगा, जब 1977 के पहले कांग्रेस जन विरोध में निर्णय करती थी तो वो जीतती थी ना, तो कब ये तो नहीं होगा कि वो जन विरोध में काम नहीं करती। इसलिए और उसके बाद में 1980 में फिर कांग्रेस आ गई और फिर 89 में जाकर फिर कांग्रेस आती। तो 80 से लेकर 89 तक जो कांग्रेस के निर्णय में वो किसानों को पक्ष में नहीं थे और सबने मिलकर विरोध किया, सब उसका विरोध करते थे। और अब यदि कांग्रेस का स्थान भाजपा ने ले लिया, उसी प्रकार की स्थिति भाजपा आ गई, तो जीतना हारना एक अलग विषय है। लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, जिस दिन किसान वोटिंग मशीन के सामने खड़ा होकर किसान बन जाएगा, किसान के नाम वोट देने लग जाएगा, उस दिन परिणाम भिन्न आएंगे। अभी किसानों में वो जागरूकता नहीं है, वो जागरूकता लाने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। और किसानों में जागरूकता जिस दिन आ जाएगी, जिस दिन वो वोट किसान के नाते वोट करेगा, उस दिन स्थिति अलग होगी। कि अभी किसान वोट बैंक है नहीं देश में, किसानों की बात तो होती है, किसानों के लिए वो संघर्ष भी करते हैं, ये भी सही है। लेकिन अभी जो किसानों में ये भावना आनी चाहिए कि मैं किसान हूँ और किसान के नाते मतदान करूंगा, ये भी नहीं है चंद्रशेखर त्रिशूल जी। और जिस दिन ये होगी उस दिन परिणाम में भिन्न आने लग जाएंगे। ठीक है, विजेंद्र सोलंकी जी। हाँ चंद्रशेखर जी, वोट मिल रहा है, भाजपा जीत रही है लगातार, और अगर जन विरोधी है तो ये क्यों हो रहा है? मैंने ये सवाल पूछा था। बेशक मुझे आवाज आ रही थी। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा
तो देश का किसान, कोई शक नहीं कि रीढ़ है देश। और मैं उसमें और जोड़ना चाहूंगा कि बगैर मजदूर के भी देश चलने वाला नहीं, कोई भी देश चलने वाला नहीं। बगैर किसान और मजदूर और साथ में जवान, इन तीनों के बगैर देश चलना संभव ही नहीं है। बाकी तो बाकी अंगों का भी बहुत सारा काम है, चाहे वो विज्ञान हो कोई और हो। एक बात, दूसरी बात, मैं अपने भाई रामपाल जी से बड़े अच्छे शब्दों में मैं ये बात का घोर विरोध करता हूँ कि जो आपने अभी अभी किसान को अपमानित करने का काम किया है कि किसान अज्ञान है, किसान को जागृति नहीं आई है, किसान जानता नहीं है, किसान होकर वोट करेगा तो तब कुछ और होगा। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। भारत का किसान स्पेसिफिकली 8 वर्ष में बहुत जागृत हुआ है। वो जान गया क्या है, बुरा क्या है, कौन सरकार क्या कर रही है, और वो बहुत सोच समझ के, अब नहीं पूर्व से लेकर अब तक बहुत विचार करके, किसान, देश का किसान बुद्धिमान है, देश का किसान हर तरह से सक्षम है, लेकिन देश का किसान तो सरकारी नौकरी नहीं है, कभी ओलावृष्टि है तो कभी बाढ़ है, कभी कोई और विपदा है, कभी भूकंप है, तो किसान उन चीजों को फेस करता रहा है। देश के किसान को किसी भी सूरत में अज्ञान अथवा ऐसा अनुभवहीन है करार देना, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। बिल्कुल मन से बातें कर रहा हूँ, कोई राजनीति नहीं। किसान जागृत नहीं है, किसान अज्ञान है, ऐसा कहना किसान का ठीक है। अब कह दिया ना आपने, देखिए अब कह दिया, विरोध कर दिया आपने, विरोध कर दिया आपने। भारत प्रजापति जी, क्या आपको लगता है कि जन विरोधी नीतियां हैं भाजपा की, और जन विरोधी नीतियां हैं तो फिर वोट क्यों पड़ रहा है? इस देश को सुन लीजिए तभी तो अरे अनन्य नेता है जो जेलों की हवा खा रहे, जेलों में इनके कुकृत्य इनके सामने आ रहे हैं। आज कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो जरा केंद्र सरकार पे 8 वर्ष में विपक्ष जो है एक भी आरोप नहीं लगा पाया, लगाया तो भूखी खानी पड़ी। मुद्रा लोन के 21,000 करोड़ रुपए एंट्री हो गए। मैं बता देता हूँ आपको नुकसान, भ्रष्टाचार और नुकसान, मेरा निवेदन। हाँ, भ्रष्टाचार और नुकसान दोनों अलग अलग विषय हैं। 21,000 करोड़ का एनपीए है मुद्रा में। भारत प्रजापति जी, क्या लगता है आपको कि जन विरोधी नीतियां हैं फिर भी भाजपा क्यों बनी हुई है? और अब गेहूं के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, तो क्या लगता है आपको कि लोग समर्थन कर रहे हैं या लोग इसके विरोध में हैं, या किसान कहाँ खड़ा है? जी देखिए कृष्ण जी, जैसे वीरेंद्र प्रताप सिंह जी बता रहे थे कि किसानों का अपमान किया हमारे रामपाल जी ने, तो वो पहले तो मैं उनसे कहूंगा कि जब सत्यपाल मलिक जी आपके जब मोदी जी के पास गए थे और वो जो 700 किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे, तो उनके लिए आप श्रद्धांजलि रख लो ऐसा लेके गए थे, और उन्होंने उस बात को ठुकरा दिया था। तब क्या वो अपमान नहीं था? 700 किसान जो शहीद हो गए, ये प्रधानमंत्री के द्वारा और आपके ही मंत्री रह चुके, कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक का बयान था। और रही बात जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को लूटा है, अरे भाई तो आप सो रहे थे क्या? कांग्रेस जब लूट रही थी तो आप बताइए ना, आप सो रहे थे क्या? आप बताइए, कांग्रेस पे जितने आरोप लगाए सब आप, हमारे जितने भी नेता थे, कोई भी विपक्षी दल के थे, सब बरी हुए उस कोर्ट के आधार पर। आप कौन सी बात करते हो? और रही बात अगर भ्रष्टाचार की आप बात करते हो तो ऐसे तो मैं कितने गिना दूंगा आपको। आप अंदर रहकर आपके गृह मंत्री के बेटे अमित शाह का पूरा डिटेल निकाल के ले लो। आप क्या बात करते हो भ्रष्टाचार की? अरे भाई आप पहले देख लीजिए हमारे यहाँ क्या चल रहा है। नहीं यहाँ क्या चल रहा है। और जैसे त्रिशूल जी आप बता रहे, देखिए सुनेंगे नहीं अब सुनेंगे नहीं। जैसे त्रिशूल जी आप बता रहे थे मुद्रा लोन की, तो इसमें हजारों कैटेगरी इन लोग ने लेके आए थे। शिशु लोन हो गया, फिर आपका किशोर लोन हो गया, इस तरह से वो आपने जो बताया सही बताया, काफी करोड़ों रुपए का इन्होंने घोटाला किया हुआ। ये चीज पे बात नहीं करेंगे। गंगा सफाई के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो गया, आज भी गंगा सफाई नहीं हुई, उस चीज पर बात नहीं करेंगे। गंगा में हजारों लाशें बह गए, उसके आंकड़े नहीं है, लेकिन इनके पास
घर घर पे जो राजीव गांधी की योजना थी घर घर राशन पहुंचाने की, उसी योजना के आंकड़े हैं कि हमने इतना राशन घर घर पहुंचाया और गंगा में हजारों लाशें बह गई थी, उसके आंकड़े इनके पास नहीं थे। ये देखिए, इनके खाने के दांत और चबाने के दांत दोनों अलग है। हाँ, ये अलग चीज है, ये कहीं ना कहीं इनको जनता का समर्थन मिल रहा है या क्या मिल रहा है वो अलग चीज है। बाकी देश में हर आदमी जान रहा है। और रही बात त्रिशूल जी, आपको बता दूं, हमारा देश एक क्या भावनाओं से ज्यादा जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी उसमें से नहीं है। वो जनता के मुद्दे कम और जनता की भावनाओं से ज्यादा खिलवाड़ कर अपना व्यापार बहुत अच्छे से कर लेती है। वो हर मुद्दे को उस तरह से ढूंढ लेते हैं कि आने वाले चुनाव में इस मुद्दे को किस तरह से हम डाइवर्ट कर सकते हैं। वो उसी प्रयास में रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने कभी सत्ता के लालच में लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया, नहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। बिल्कुल, यही कहे, जन सेवा का कार्य बरसों से किया और आज भी कर ही रहे हैं। हम सत्ता में थे तो भी कर रहे थे और आज सत्ता में नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ में आज देखिए इंग्लिश मीडियम के स्कूल कितने हमारे चालू हो गए। आदिवासी बच्चे आज इतने खुश है वहाँ इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ गए। इनके बीजेपी शासित प्रदेश में आज देखिए, गुजरात में जाके देखिए, पूरे मैक्सिमम स्कूल प्राइवेटाइजेशन है। आज 40,000 बच्चों के ऊपर करीबन पिछले 6 दिन में प्राइवेट स्कूल से छोड़कर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने पे मजबूर हो गए, जबकि वो सुविधा नहीं मिल पा रही है उनको। आज देश के आर्थिक हालात कहाँ पर है समझेंगे नहीं। वीरेंद्र प्रताप सिंह को ये सब चीज पता है, लेकिन एक पार्टी की उनकी भी अपनी मजबूरियां है। पार्टी में रहते हुए वो बोलना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं कोरोना काल में उन्हें भी समझ में आ गया है कि बीजेपी पार्टी रियल में जन विरोधी पार्टी है और ये जन सेवा का कार्य नहीं, सिर्फ कुछ लोगों की सेवा का कार्य करना जानती है। ये वीरेंद्र प्रताप सिंह बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी है, तो वो कहीं ना कहीं वो अपनी मजबूरी को छुपा कर बोलना तो चलिए तो समय उस चीज समाप्त का हो वो रहा है, जवाब कुछ दे सुन रहे लीजिए, वो हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे विजेंद्र जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आ रही है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, नंबर एक तो ये कि विपक्ष की और विशेषकर कांग्रेसियों की ईश्वर इसी प्रकार के कुतर्क वाली बुद्धि बनाए रखे ताकि इस देश का भला हो। चलिए, ठीक है, ठीक है, ईश्वर आपकी कामना पूर्ण करे और ईश्वर सबकी कामना पूर्ण करे। समय समाप्त हो रहा है। रामपाल जाट जी, भरत प्रजापति जी, विजेंद्र सिंह सोलंकी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। तमाम चीज़ों के बीच में एक चीज़ ये है कि सरकार अपने ढंग से चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फैसले ऐसे हैं जिन पर विरोधाभास है और सरकार को उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। और उन्हीं पुनर्विचार के मामलों में एक ये भी है कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध किसान की कमर तोड़ने का प्रयास है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।